नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है हमारे आज के स्पेशल प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा 2023 में, जहां पर 5 राज्य में चल रहे विधानसभा चुनाव की बात करेंगे। आज राजस्थान में 199 सीटों पर मतदान हो रहे हैं और यहां पर आम जनता के साथ साथ जो प्रत्याशी हैं, जो भाजपा के नेता हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, वो भी अपने वोट डालने के लिए घर से निकले हैं। उससे पहले कोई पूजा अर्चना कर रहा है, कोई दुआएं पढ़ रहा है, तो कोई यहाँ पर जनता का भी आशीर्वाद ले रहा है। अशोक गहलोत यहाँ पर जनता से मिलते हुए जाते हैं और वोट देते हैं। यहाँ पर सचिन पायलट हनुमान मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और फिर वोट देने जाते हैं और साथ ही अपनी पार्टी की जीत की मनोकामना वहाँ पर करते हैं और मीडिया से बातचीत करते हुए कहते हैं कि इस बार राजस्थान का रण जो है वो कांग्रेस जीतने वाली है और ये 30 साल पुरानी परंपरा टूट जाएगी। वसुंधरा राजे भी यहाँ पर वोट डालने जाती हैं और मंदिर में जाके पूजा अर्चना करती हैं। आइए सबसे पहले आपको वो क्लिप दिखाते हैं जहाँ पर ये दोनों बड़े नेता, जो अपनी अपनी पार्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नेता हैं और अपनी पार्टी के लिए कई बार बगावत भी वो कर चुके हैं, दिखाते हैं कि वो किस तरीके से वोट डालने गए और उन्होंने पूजा अर्चना की। तो देखा आपने, यहाँ पर सभी नेताओं ने पूजा अर्चना करी और यहाँ पर फिर वोट डालने के लिए गए और जनता के लिए भी मैसेज छोड़ा कि सभी लोग यहाँ पर मतदान करने आए। अब चलते हैं हमारे दूसरे किस्से की ओर, जहाँ पर हमने देखा कि ईवीएम के साथ गड़बड़ी की खबर राजस्थान से भी बाहर आई। इसमें कुछ इलाके हमारे पास हैं जहाँ पर बूंदी में ईवीएम खराब हुई, यहाँ पर डिडवाना में 2 बूथ पर खराब हुई थी ईवीएम और यहाँ पर कोटा जिले में भी बूथ संख्या 106 पर यहाँ ईवीएम खराब हुई थी। साथ ही साथ भरतपुर बूथ नंबर 17 की मशीन खराब होने की सूचना सामने आई है, जहां पर भरतपुर में नंबर 17 की मशीन खराब होने की सूचना मिली, जहां अभी तक ईवीएम मशीन ठीक नहीं हुई है। इसके बारे में संबंधित अधिकारियों ने सूचना दे दी गई है। मशीन को ठीक करने का अब प्रयास यहां पर किया जा रहा है। जालौर की बात करें, जालौर के बूथ संख्या 156 पर भी ईवीएम मशीन खराब है। यानी जो आरोप यहां पर विपक्षी पार्टी भाजपा पर लगाती हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है,
और यहाँ पर ईवीएम के जरिए चुनाव प्रभावित किए जाते हैं। तो क्या ऐसा सही में होता है जो हमने मध्य प्रदेश में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, क्या राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है? क्योंकि जो ये रिपोर्ट हमारे पास है इसमें 5 जिले ऐसे हैं जहां पर ईवीएम में खराबी हुई है और मतदाताओं को काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा और अधिकारी भी अभी तक वहां पर तलब नहीं करते हैं। तो आइए यहाँ पर जानते हैं लोगों से कि वो इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं। और जो ये बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि ईवीएम खराब है, तो क्या बीजेपी यहाँ पर भी वो अपना चक्रव्यूह चलाती हुई नजर आ रही है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करती हुई नजर आ रही है? आइए सुनते हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह देखा जा रहा है तमाम राज्यों की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर अब राजस्थान की बात करें, कि लगातार ईवीएम को लेकर सवाल इसलिए भी उठते रहे हैं क्योंकि ख़राब होना एक बात है, लेकिन साथ में ये भी देखा गया है, मध्य प्रदेश में हमने देखा कि वहाँ पर जो ईवीएम थी वो शमशान घाट में पड़ी हुई मिलती हैं। तो अपने आप में सवाल उठते हैं कि आखिर जो इनकी जो है जिनके ऊपर रखवाली की जिम्मेवारी है वो कितनी तरह से अच्छी तरह से इनका ख्याल रख पाते हैं। क्योंकि अगर इस तरह से ईवीएम को लेकर पहले से ही सवाल उठते रहे और अगर इस तरह से और भी मामले आएंगे, यानी कि बीच चुनाव में अगर हम देखें तो चाहे बूंदी की बात करें, डिडवाना की बात करें, भरतपुर की बात करें, कोटा की बात करें, एक के बाद एक कई जगहों से इस तरह के लगातार समाचार सामने आ रहे हैं, खबरें सामने आ रही हैं कि वहाँ पर ईवीएम ख़राब हो रही। देखिए, ईवीएम ख़राब होने के बाद जो लोग मत का प्रयोग करने आए हुए होते हैं वो निराश हो जाते हैं, इसके बाद वो अपने घरों पर वापस लौट जाते हैं। तो यही सबसे बड़ी वजह है कि तकनीक के नाम पर हम चीज़ों को बेहतर तो कर रहे हैं, लेकिन वो तकनीक हमारे जो कह सकते हैं सिस्टम के लिए कितनी बेहतर है इसको भी समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि एक तो पहले ही विपक्षी दल लगातार ये बात कहते रहे हैं कि बैलेट पेपर पे जो है इस तरह के मतदान होने चाहिए, और अगर जो सत्ता पक्ष अगर अडिग है इस बात पर कि नहीं ईवीएम बेस्ट है तो उसके लिए सोल्यूशन भी ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि लगातार इस तरह ईवीएम ख़राब होने का जो लगातार मामला सामने आ रहा है ये बहुत सारी चीज़ों को बयां कर रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सीएम मतदान करने आते हैं और वो मतदान के बिना ही वापस उनको जाना पड़ता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आयोग और जितना भी सिस्टम इसको लेकर काम करता है वो पुख्ता तौर पर काम करे, ताकि जो मतदान करने के लिए मतदाता घर से बाहर निकल रहे हैं वो बेहतर तरीके से अच्छी तरह से अपने मत का प्रयोग कर सकें और बारंबार जो गड़बड़ी की खबरें सामने आती हैं कम से कम इससे बचा जा सके। देखिए, इस बात में कोई दौराय नहीं है। और जिस तरह से यहाँ पर इस बात का जिक्र हुआ कि राजस्थान चुनावों से कुछ दिन पहले ही यहाँ पर सबसे पहले समन यहाँ जारी होता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को, और उसके साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा को भी पूछताछ के लिए समन जारी होता है। और ये चीज़ यहाँ पर और भी गौर करने वाली इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ राजस्थान में जो वैभव गहलोत हैं यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे, उन्हें समन तब जारी होता है जब यहाँ पर राज्य में आचार संहिता चुनाव आयोग लागू कर देता है। चुनाव आयोग यहाँ पर आचार संहिता को कहीं ना कहीं एक तरह से ला देता है। और यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर सामने आती है कि जब यहाँ पर राज्य में चुनाव आयोग यहाँ पर ऐसे में अगर जो आचार संहिता है उसको यहाँ लागू कर देता है तो उससे जो राज्य सरकार होती है उसकी जो ताकतें होती है, राज्य सरकार की शक्तियाँ होती है, वो बहुत हद तक यहाँ सीमित हो जाती है। इससे कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। और एक और चीज़ यहाँ पर निकल कर ये आती है कि क्या अब ईडी की कार्रवाई जिस तरह से चुनावों के नज़दीक आते आती है यहाँ पर विपक्षी नेताओं पर बढ़ रही है, क्या इससे मतदाताओं पर तो फ़र्क पड़ेगा? तो मुझे लगता है इस पर निश्चित तौर पर इसका मतदाताओं पर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एक मतदाता, एक आम जन मुझे नहीं लगता कि इस बात को गहराई से समझ पाएगी। क्योंकि अब देखिए इस तरह से जैसे यहाँ वैभव गहलोत को ईडी का समन प्राप्त हुआ यहाँ पर, और चुनावों से ठीक पहले ये हुआ, मतदान से ठीक पहले इस तरह का समन प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर मुझे लगता है मतदाताओं में संदेश ये जाता है कि ये लोग हमारे ही वोट के आधार पर चुनकर ऊपर पहुंचे हैं और इस तरह के ये घोटाले करते हैं, जिसके बाद इनके खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी कार्रवाई करती है। तो उनकी नकारात्मक छवि ऐसे में जो है वो मतदाताओं के मन में बनती है, जो कहीं ना कहीं वोटों को प्रभावित करती है। तो यहाँ आपने दो मतों को सुना। एक मत यहाँ पर ईवीएम पर जोर दे रहा है कि ईवीएम की तरफ से गड़बड़ी होना कहीं ना कहीं मतदाताओं पर फर्क छोड़ता है। दूसरी तरफ आपने सुना कि यहाँ पर ईडी, जिस तरीके से हमने देखा कि मतदान से पहले, चुनाव से पहले यहाँ पर ईडी ने किस तरीके से यहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा और उनके अन्य मंत्रियों पर छापेमारी की, यहाँ तक कि सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी 12 साल पुराने मामले में यहाँ पर उनको समन दे दिया था। तो यानी ईडी और ईवीएम का मुद्दा हमेशा चुनावों में चलता ही रहता है। और यहाँ पर जनता पर क्या प्रभाव छोड़ता है ये भी आपने सुना कि यहाँ पर जनता सोचती है कि अगर ये नेता भ्रष्ट है, अगर नेता लिप्त है, तो आखिर इसको वोट क्यों दिया जाए। कभी कभार इसको सत्ता में बैठे लोग इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जनता के बीच उनकी छवि धूमिल हो सके। और ईवीएम की खराबी की बात करें तो यहाँ पर ईवीएम के जरिए चुनाव अपनी तरफ मोड़ने की बात की जाती है। सत्ता में बैठे लोग इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, प्रशांत किशोर जो बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर सत्ता में मौजूद लोग अपनी ताकत का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन जो अभी भारतीय राजनीति का समय चल रहा है उस समय सत्ता की ताकत को जो ये फ़ायदा उठाया जा रहा है ये अभी उफान पर है और सबसे ज़्यादा सत्ता की ताकत यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन तीसरा एंगल यहाँ पर बनता है धर्म का एंगल, और धर्म के एंगल से भी यहाँ पर नेता अपने वोट बटोरते हुए नजर आते हैं।
एक तरीके से ड्रामे जो है धर्म के नाम पर वो करते हुए नजर आते हैं। कहीं जय श्री राम के नारे लगते हैं तो कहीं और अन्य धर्मों के नारे यहाँ पर लगते हैं और जनता से धर्म के नाम पर वोट मांगा जाता है। इस पर लोगों का क्या मत है, सबसे ये आपको वो सुनवाते हैं। देखिए, धर्म की राजनीति तो हमेशा से की जाती रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो धर्म के आड़ पर कैसे चुनाव जीतने की बात की जाती है, कभी सांप्रदायिक हिंसा करवाई जाती है, कभी दंगे फसाद होते हुए नजर आते हैं और ये दंगे फसाद कहीं ना कहीं चुनाव के वक्त ही देखे जाते हैं। तो धर्म की राजनीति की बात करें या ये देखा जाए कि चुनाव से पहले कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं या फिर यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हुए नजर आते हैं, ये सारी चीज़ें इसी एंगल से देखी जाती हैं कि कुछ लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप जिस धर्म से हैं उस धर्म को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आप पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। वो पार्टी आपका सहयोग करेगी, आपके बचाव में उतरेगी, आपके कामों को करती हुई नजर आएगी और यही माहौल चुनाव के वक्त में देखने को मिलता है। कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं, सांप्रदायिक माहौल बनाया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर माहौल को शांत करवाने के लिए तमाम पार्टियाँ एक्शन लेती हुई नजर आती हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी का जिक्र कर लें, दिल्ली दंगे आपने देखे होंगे, जहांगीरपुरी में कैसे हिंसा भड़कती हुई नजर आई थी, CNRC के वक्त पर भी कैसे हिंसा भड़कती हुई नजर आई थी। तो ये तमाम माहौल चुनाव के वक्त में भी देखे गए थे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं धर्म के आड़ में एक तरीके से राजनीतिक रोटी सेकने का काम ज़रूर किया जाता है। तो यहाँ आपने सुना कि यहाँ पर जनता कहती है कि चुनाव में जब धर्म आ जाता है तो जनता बढ़ जाती है। लोग यहाँ पर अपने समुदाय के नाम पर इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पर दूसरे के खिलाफ हिंसा होती है। यहाँ पर उनके खिलाफ कई बयान होते हैं, कई तर्क होते हैं जिससे जनता प्रलोभन में आ जाती है। यहाँ पैसे की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपके विकास के मुद्दे काम नहीं आएंगे, यहाँ बस आप धर्म का नारा लगाएंगे, 5 लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे और आप अपने जेब में अपने वोट पाएंगे। ये बात यहाँ पर लोग कहते हुए नजर आई, ये मत लोगों का हमने यहाँ पे देखा। और देखा जाए तो पूरी तरीके से रिलीजियस, ED, EVM इन तीनों पर आज की भारतीय राजनीति फोकस है और अभी राजस्थान में मतदान है और जनता ये रिजल्ट 3 दिसंबर को सुनाएगी कि आखिर सरकार यहाँ पर किसके बनेगी। बात करें राजस्थान की तो यहाँ पर अभी गहलोत कह रहे हैं कि उनकी ही सरकार बनेगी, परंपरा टूटेगी। सचिन पायलट कहते हैं कि आला कमान के हम साथ हैं और कांग्रेस को जीत दिलाकर ही मानेंगे। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे अकेले पूरी पार्टी को संभाल कर टिके हुए हैं और कह रहे हैं परंपरा बनी रहेगी और अशोक गहलोत की सरकार अब कभी नहीं बनेगी। तो ये जो बयान है, इनमें से कौन सा बयान सच है, इनमें से कौन सा बयान जो है जनता अच्छे से सुन रही है, क्योंकि नेता तो यहाँ पर बयानों में भी देखा जाए काफ़ी हेट स्पीच के तौर पर अपने बयान दे रहे हैं जो कि मतदाताओं पर काफ़ी इफेक्ट छोड़ता है। तो 3 दिसंबर देखने वाली बात होगी, जनता गहलोत को चुनती है या PM मोदी को चुनती है, यानी कांग्रेस या BJP। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।